नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रैनो में। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में गन्ने का लाभकारी मूल्य बढ़ाकर 290 रुपये प्रति क्विंटल करने का फैसला। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, कैबिनेट के इस फैसले से 5 करोड़ गन्ना किसानों और उनके आश्रितों को मिलेगा लाभ। मुख्यमंत्री पेमा खांडू की अध्यक्षता में ईटानगर में भाजपा विधायक दल की हुई बैठक। सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सभी लोगों तक प्रभावी तरीके से पहुंचाने पर हुई चर्चा। आगामी विधानसभा सत्र के मद्देनजर महत्वपूर्ण मानी जा रही है यह बैठक। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत ईटानगर राजधानी क्षेत्र के निर्जुली स्थित पशुपालन निदेशालय में किसानों को किया गया पशुओं को स्वस्थ चारा उपलब्ध कराने के लिए उन्नत किस्म के घास और पौधों का वितरण। पशुपालक किसानों की अच्छी आय सुनिश्चित करने के लिए उन्नत किस्म के चारे के सीड्स और पौधों का हुआ वितरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में गन्ने का लाभकारी मूल्य बढ़ाकर 290 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है, जो कि अब तक का सबसे उचित और उच्चतम मूल्य है। केंद्रीय वाणिज्य, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि मंत्रिमंडल के इस फैसले से 5 करोड़ गन्ना किसानों और उनके आश्रितों को लाभ होगा। मीडिया से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस फैसले का लाभ चीनी मिलों के 5 लाख कामगारों और उनसे जुड़ी गतिविधियों में शामिल लोगों को भी मिलेगा। श्री गोयल ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों को गन्ने का लाभकारी मूल्य दिलाने और गन्ने के जल्द भुगतान के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि गन्ने के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। केंद्र सरकार एथेनॉल का उत्पादन बढ़ाने के लिए काम कर रही है और इससे किसानों को लाभ होगा। साधारणतः एक प्रमुख फैसला हुआ जिसमें फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस एफआरपी जो शुगर केन पे दिया जाता है उसको बढ़ाकर अब 290 रुपये प्रति क्विंटल करने का निर्णय लिया गया, जो 10% रिकवरी के ऊपर आधारित होगा और न्यूनतम बेसिक जो प्राइस मिलती है उसको भी 9.5% पर रोका गया है कि 9.5% से कम अगर किसी किसान का रिकवरी होती है तो 9.5% पे ही आधारित उनको 275 रुपये 50 पैसे प्रति क्विंटल उनको भी मिलेगा अगर 9.5% से नीचे भी हो तो। किसानों को जल्द से जल्द उनके गन्ने का भुगतान हो जाए उसको मद्देनजर रखते हुए शुगर एक्सपोर्ट को भी प्रोत्साहन दिया। साथ ही साथ इथेनॉल का इस्तेमाल बहुत तेजी से बढ़ रहा है। पहले 3 वर्ष में जहां कुल मिला के 22,000 करोड़ इथेनॉल की वजह से एडिशनल पैसा हमारे गन्ना किसानों को मिला था, वहीं पिछले साल अकेले एक साल में 15,000 करोड़ इथेनॉल की वजह से गन्ना किसानों के भुगतान समय पे होने के लिए इथेनॉल को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। उसकी इस्तेमाल को लगातार बढ़ते हुए हम देख रहे हैं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू की अध्यक्षता में आज ईटानगर में भाजपा विधायक दल की बैठक हुई। बैठक के दौरान सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सभी लोगों तक प्रभावी तरीके से पहुंचाने पर चर्चा हुई। आगामी 27 अगस्त से विधानसभा के मानसून सत्र को देखते हुए भाजपा विधायक दल की बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुख्यमंत्री ने अपने एक ट्वीट में कहा कि बैठक के दौरान विधानसभा की कार्रवाई को सुचारू तरीके से चलाने और सदस्यों के विधानसभा की बैठक में उपस्थित रहने पर भी चर्चा हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को नागपुर में 1 लाख मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड आधिकारिक रूप से भारतीय सेना को सौंप दिए। इन नए ग्रेनेड्स को DRDO ने डिजाइन किया है। नए ग्रेनेड सेना और वायुसेना में अभी तक इस्तेमाल हो रहे विंटेज हैंड ग्रेनेड नंबर 36 की जगह लेंगे। रक्षा मंत्रालय ने अक्टूबर 2020 में सेना के लिए 10 लाख मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड की आपूर्ति के लिए नागपुर के कंपनी इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड सोलर ग्रुप
ग्रुप के साथ 409 करोड़ रुपए का अनुबंध किया था। निजी क्षेत्र की कंपनी को पहली बार रक्षा मंत्रालय ने इसलिए 10 लाख हैंड ग्रेनेड की आपूर्ति के लिए आदेश जारी किए थे ताकि सशस्त्र बलों को पुरानी डिजाइन के हैंड ग्रेनेड से निजात दिलाई जा सके। इन मल्टीमोड हैंड ग्रेनेड को DRDO और टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरीज ने मिलकर डिजाइन किया है। इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड और आत्मनिर्भरता की दिशा में मैं मानता हूं कि एक बहुत बड़ी यह एक उपलब्धि है हमारे भारत की। और जो कुछ भी आपने किया है इसे आत्मनिर्भरता की राह में एक बहुत बड़ा मैं इसे पड़ाव मानता हूं। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोविड के 37,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए और 34,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए। इस दौरान देश में कल 648 मरीजों की कोरोना से मौत हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस समय देश में कोविड के कुल 3,22,327 सक्रिय मामले हैं और रिकवरी दर बढ़कर 97.67% हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के अनुसार अब तक देश में 59 करोड़ 55 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 61,90,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए। अब तक 51 करोड़ 11 लाख कोविड नमूनों की जांच की गई। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सभी स्कूलों के शिक्षकों को प्राथमिकता के आधार पर टीका लगाए जाने का आग्रह किया है। एक ट्वीट में श्री मंडाविया ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 5 सितंबर को शिक्षक दिवस से पहले टीकाकरण करने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस बार 2 करोड़ से अधिक टीके उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ये टीके इस माह सभी राज्यों को दिए जाने वाले टीकों के अतिरिक्त हैं। कोरोना से सुरक्षा के लिए जल्द ही एक और वैक्सीन मिल सकती है। देश की पहली mRNA वैक्सीन को भी बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने सुरक्षित करार दिया है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल ने देश के पहले mRNA आधारित वैक्सीन को सुरक्षित पाया है। इसे भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल से दूसरे व तीसरे चरण के ट्रायल की मंजूरी मिल चुकी है। ये परीक्षण सफल होने के बाद अंतिम मंजूरी मिलते ही देश को एक अन्य वैक्सीन मिल जाएगी। अरुणाचल प्रदेश में मंगलवार को कोविड संक्रमण के 101 नए मामले सामने आए और 136 रोगी स्वस्थ हुए। राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 1,127 है और रिकवरी दर 97.35% है। मंगलवार को कोरोना जांच के लिए राज्य भर से 3,706 सैंपल एकत्र किए गए। प्रदेश में दर्ज किए गए नए मामलों में सबसे अधिक ईटानगर राजधानी क्षेत्र से 32 मामले शामिल हैं, जबकि स्वस्थ हुए रोगियों में सबसे अधिक ईटानगर राजधानी क्षेत्र से 42 रोगी शामिल है। अरुणाचल प्रदेश में अब तक 9,35,466 कोविड टीके लगाए जा चुके हैं और राज्य में 7,76,850 टीके उपलब्ध हैं। जल जीवन मिशन के तहत अरुणाचल प्रदेश के ग्रामीण इलाके के सभी घरों को नल के जरिए वर्ष 2023 तक जल पहुंचाने की योजना को सफल बनाने के लिए मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने प्रदेश के लोगों से जल संरक्षण की अपील की है। मुख्यमंत्री ने जनता से अपील करते हुए सोशल प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो भी शेयर किया है। अरुणाचल के लाख 20 मिशन में होंगे शामिल, हर घर जल पहुंचेगा, हम भी करेंगे मंजिल हासिल। बूंद बूंद से बने हैं सागर, मन में है आशाएं। पानी संरक्षण करो, पानी के मोल को समझो। कल की खातिर आज से ही हम आओ वृक्ष लगाएं। पानी संरक्षण है जरूरी, आओ पानी बचाएं। जल जीवन मिशन, हर घर जल, बनेगा आत्मनिर्भर अरुणाचल। विमेन अगेंस्ट सोशल इविल्स वासी के सदस्यों ने अपर सियांग जिले के पोंगिंग विलेज में नशा विरोधी जागरूकता शिविर लगाया। इस अवसर पर वासी के सदस्यों ने ऑल पोंगिंग छात्र संघ के साथ मिलकर क्षेत्र में मादक पदार्थ की खेती को नष्ट कर दिया।
वासी के अध्यक्ष यामिक दुलोम दारांग ने लोगों से मादक पदार्थों की खेती न करने और युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए उनके अभिभावकों से अच्छी तरह से उनका पालन पोषण करने की अपील की है। श्रीमती दारांग ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में नशे के सेवन की समस्या से कैंसर सहित कई गंभीर बीमारियां कम उम्र में ही लोगों को हो रही हैं और इससे बचाव के लिए उन्होंने लोगों से स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक पदार्थों का सेवन न करने की अपील की। जो अपर सियांग जिले के अंदर पड़ते हैं वहाँ के स्टूडेंट यूनियन ने हमें बुलाया, आप लोग हमारे गांव में जाके ड्रग्स अवेयरनेस कैंप करवा दीजिए। तो हमने नदी पार करके पहाड़ों में चल के उस गांव में गया, पोंगेंग गांव में गया और वहाँ के चाइल्ड लाइन रोइंग एक 098 नगरीय क्षेत्र में बाल श्रम और बच्चों के शोषण के खिलाफ अभियान चलाने के साथ ही कोविड महामारी के दौरान उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए राशन किट्स का भी वितरण कर रहा है। लोअर दिबांग वैली जिले के अबाली गांव के पास चाय बागान के कामगारों के बच्चों को चाइल्ड लाइन रोइंग की तरफ से आज ड्राई राशन किट्स वितरित किया गया। संगठन द्वारा 46 बच्चों को हस्तशिल्प और सैनिटरी पैड बनाने का प्रशिक्षण दिया गया। आज पॉलिनेशन का एक प्रोग्राम रखा था हम लोग, जहाँ पे जो नीडी बच्चा है, आई मीन नीडी इन द सेंस जो लेबर का जो बच्चा है, जो टी वर्कर गार्डन का जो वर्कर्स है, लेबर बच्चा है, उनके लिए हम लोग ने एक डिस्ट्रीब्यूशन रखा था। देयर सो मेनी आइटम्स वे डिस्ट्रीब्यूटेड सच एज स्टेशनरी आइटम, सैनिटाइजर एंड देन राशन किट। 1943 में आज ही के दिन सुभाष चंद्र बोस इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च कमांडर बने थे। IMA का गठन भारत की स्वतंत्रता के लिए सितंबर 1942 में रास बिहारी बोस द्वारा सशस्त्र युद्ध के उद्देश्य से किया गया था, लेकिन जल्द ही इसे भंग कर दिया गया। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आज़ादी के सफर में पेश है महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस पर एक रिपोर्ट। खुशी के गीत गाएगा, ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाएगा, कदम कदम बढ़ाएगा। 1943 में आज ही के दिन सुभाष चंद्र बोस इंडियन नेशनल आर्मी INA यानी आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च कमांडर बने थे। INA का गठन भारत की स्वतंत्रता के लिए सितंबर 1942 में रास बिहारी बोस द्वारा सशस्त्र युद्ध के उद्देश्य से किया गया था, लेकिन जल्द ही इसे भंग कर दिया गया। 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दक्षिण पूर्व एशिया में अपने आगमन के बाद इसे पुनर्जीवित किया। 1943 के प्रारंभ में बोस ने ये महसूस किया कि दक्षिण पूर्व एशिया अंग्रेजों से लड़ने और उपनिवेशवाद विरोधी सेना की स्थापना के लिए उपयुक्त था, जहां बड़ी संख्या में भारतीय विदेश में रह रहे थे। मैं इस जिम्मेदारी को कबूल करता हूं, लेकिन निहायत नम्रता के साथ, और खुदा से दुआ मांगता हूं कि उन्होंने हमें वो ताकत, वो जोश और वो बहादुरी दें। जनवरी 1943 में जापानियों ने बोस को पूर्वी एशिया में भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए आमंत्रित किया। सुभाष चंद्र बोस भारत के सबसे प्रमुख राष्ट्रवादी नेताओं में से एक थे, जिनका ये मानना था कि भारत को मुक्त कराने का एकमात्र तरीका सशस्त्र संघर्ष है। I do not know how many of us who are going to participate in the coming battle will survive to see India free. But whether we survive or not, whether we individually live to see India free or not, we are confident that India shall be free. नेताजी के नेतृत्व में INA ने दक्षिण पूर्व एशिया में रह रहे भारतीयों में से पूर्व कैदियों और हजारों नागरिक स्वयंसेवकों को आकर्षित किया। INA का सशस्त्र प्रतिरोध और उनका बलिदान हमेशा के लिए जनमानस की स्मृति में अंकित है।
आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत ईटानगर राजधानी क्षेत्र के निर्जुली में स्थित पशुपालन विभाग के कार्यालय में आज किसानों को RKVY योजना के तहत पशुओं को स्वस्थ चारा उपलब्ध कराने के लिए उन्हें उन्नत किस्म के घास और पौधों का वितरण किया गया। राज्य पशुपालन विभाग के निदेशक ने बताया कि दुग्ध उत्पादन के लिए पशुपालन करने वाले किसानों की अच्छी आय हो, इसके लिए उन्हें उन्नत किस्म के चारे के सीड्स और पौधों का वितरण किया गया। उन्होंने बताया कि पशुपालन विभाग के विशेषज्ञों के साथ किसानों ने अधिक आय के लिए पशुपालन के विषय में परिचर्चा में हिस्सा लिया और उनकी शंकाओं का निराकरण किया गया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने मंगलवार को वुशु नाम के गेम के खिलाड़ियों ओनिलू तेगा, मेपुम लामगू, नियमन वांगसू और मरसिंग गाइमोंग से अपने कार्यालय में मुलाकात की। इन खिलाड़ियों ने हाल ही में 2022 में आयोजित होने वाले एशियन गेम्स के लिए भारत की वुशु टीम में शामिल होने की तैयारियों के लिए नेशनल कोचिंग कैंप के लिए क्वालिफाई किया है। मुख्यमंत्री ने इन खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी और हमेशा उनके साथ खड़े रहने का वादा किया। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें। हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी ज़रूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो ज़रूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।